स्कूल कॉलेज जामियात में भी ये नशा आम हो चुका है। सबसे पहले मंशियात फरोख्त को जो कर रहे हैं इनको पकड़ो ना यार, थप्पड़ नहीं है, ये उधर से भी पैसा आ रहा है। कोशिश तो की थी ना, 2 साहिबान मुअत्तल हो गए। मैंने जाली पुलिस वाले पकड़े कुरंगी से। घर में माँ बीमार लेटी होगी, भाई को कैंसर होगा, बूढ़ा बाप बिस्तर पे लेटा होगा, पैसा तो चाहिए ना। ये पैसा मांगा है, पैसा मांगा है। बीमार हो जाए तो अस्पताल में इलाज नहीं है। अस्पताल में क्या, आप जाए ना, चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको, कैसे लोग मरने जाने लगे। सिंध हेल्थ केयर से पहले जो निजाम था ना वो ज्यादा बेहतर था। अगर किसी मुल्क को तबाह करना है ना, उसकी नस्ल को तबाह करना। स्टिंग ऑपरेशंस किए, शीशा कैफेज बंद कराए, पुलिस की गाड़ी घेड़ी थी, उनसे नकाब हटाया। हासिल क्या हुआ? नेटवर्क तो आज भी काम कर रहा है। विदाउट सिस्टम ये जो जितनी भी बुराइयां चल रही है ना, ये सिस्टम की मातहत चल रही है। मैं बंद करवाता हूँ, सिस्टम उन्हें खुलवा देता है। सिस्टम खुलवा देता है। बेसिकली ये सिस्टम है क्या और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व? और ऐसे ऐसे फोन आते हैं ना, पुलिस वाले भी होते हैं उसमें और भी लोग होते हैं। ना करो ऐसा मेरे साथ, क्यों मुझे चाह रहे हो कि मैं यहाँ से निकलूँ, आपके पॉडकास्ट से रास्ते से उठा लिया जाऊँ। मैंने फकीरा गोड में स्टेट फायर हुए मुझ पर मेरी टीम में SHO शहजाद साहब थे। अच्छा। 2 या 3 दिन के बाद वो मुअत्तल हो जाते हैं। जो हमारे बच्चे बच्चियां आजकल खराब हो रहे हैं ना, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, पैसे लेकर एबॉर्शन कर देते हैं, चंद पैसे लेकर 50,000। छोटे छोटे हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल नहीं है, करोड़ों का काम हो रहा है भाई। ये कोई अदालत नहीं में नहीं ये केस जाता, इन्हीं के पैनल्स बैठता है, वही बैठ के फैसला करता है। अब करना क्या है, अदालत भी इनकी अपनी है। नंबर प्लेट का बड़ा शोर उठा। नंबर प्लेट्स के लिए आवाम परेशान है, कभी अजरक डाल दो, कभी ये डाल दो। बैगर्स माफिया है और सबसे ज्यादा कीमत माजूर बच्चे की है, उसके बाद खातून। रमजान में पूरी खेप आती है, पूरी खेप आती है और ये लाखों करोड़ों का धंधा करके जाते हैं। बहुत जाता हूँ लाहौर वगैरह, लाहौर इस्लामाबाद, मैंने देखा कि वहाँ पे जब मैं रोड्स पर बैठता हूँ ना, मुझे डर नहीं लगता मोबाइल रोड पे रखते हुए, इसको कोई शक। लेकिन कराची में सच बताऊं थोड़ा सा डर तो लगता है यार। अभी आया मैं रात के टाइम पे ना ATM पे जाते हुए घबराता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान कामरान शेख आपकी खिदमत में है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माशरती बुराइयों पे, शहरी मसाइल और जो शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं उन पर बात करेंगे, और साथ ही साथ ऐसी माशरती बुराइयाँ जो कि हमारे माशरे में एक दीमक की तरह माशरे को चाट रही हैं, और ख़ास तौर पर जिसका शिकार हर नस्ल का, न सिर्फ नौजवान तबका बल्कि हर रंग व नस्ल का शहरी और आम आदमी समेत ख़वातीन भी हो रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने एक तवील अरसे से मुख्तलिफ निजी टेलीविज़न से वाबस्ता रहे और इन्होंने मुतअद्दिद स्टिंग ऑपरेशंस किए और माशरती बुराइयों को बेनकाब किया। हमले भी हुए, इन पर मारे भी खाई, लेकिन ये इस वक्त भी आज एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम के एक मेज़बान हैं और मेरे हमरा मौजूद हैं अमजद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे काबिल साहब, मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया, पहले आपको मुबारकबाद। पॉडकास्ट आपने शुरू की है, ज़बरदस्त और अच्छा लगता है आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं। हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, आप इस तरह बैठ के यहाँ पे इशूज़ को रेस कर रहे होते, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, स्टिंग ऑपरेशंस किए, शीशा कैफेज बंद कराए, माशरती बुराइयों पे जो है, जो एक पुलिस की गाड़ी घेड़ी थी, उनसे नकाब हटाया, शहरियों के वो मसाइल दिखाया जहाँ शायद कोई नहीं जाता, हर किस्म की बुराइयों को आपने दिखाया। हासिल क्या हुआ? नेटवर्क तो आज भी काम कर रहे हैं। बात पता क्या है, सिस्टम की बात करूँगा मैं। हमारा सिस्टम टोटली कोलैप्स है। मुझे माशाल्लाह 13 साल हो गए साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। कामरान, आप यकीन करेंगे, जब मैं इस सफ़र में आया था ना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि किस रास्ते पे चल पड़े हो। इवन मेरे घर वालों ने, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था मेरी मंजिल क्या, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से मेरी हाई एजुकेशन है, मैं वहाँ से पढ़ कर आया था। मेलबर्न में मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो देन आई केम बैक और मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया। मुझे एक चांस मिला निजी TV चैनल में, करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया। और मैंने माशाल्लाह सैकड़ों प्रोग्राम्स किए, मुझे तो खुद भी याद नहीं है कहाँ कहाँ मैंने छापे मारे। और इवन मैंने कराची में प्रोग्राम ये सुबह सिंध में नहीं किए, मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह लेवल पे मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। तो आपने जिस तरह कहा कि आज भी ये जो सारी बुराइयाँ माशरे में ये चल रही हैं, देखिए हमारा काम है निशानदेही करना, इदारों का काम है कि इसको चेक एंड बैलेंस करना, इसको सही करना। मैं कहता हूँ अगर हमारा सिस्टम सही हो जाए ना, विदाउट सिस्टम ये जो जितनी भी बुराइयां चल रही हैं ना, ये सिस्टम की मातहत चल रही हैं। सही। मैं बंद करवाता हूँ, आप खुद समझदार हैं, सिस्टम उन्हें खुलवा देता है। सिस्टम खुलवा देता है।
आप मुझे एक बात बताया ना, लेट सपोज आपने शीशा कैफे बार्स की बात की। एक वक्त ऐसा था, आज से कई साल कबल, मैंने कराची में जौहर में पोश एरियाज में जाके मैंने ये खुद अपनी जान जोखों में डाल के मैंने ये शीशा कैफे बार्स बंद करवाए। आप यकीन करें हार्डली 2 से 3 दिन वो बंद रहे हो। उसके बाद बंद मैंने कराए, चांदी हो गई सिस्टम की। तो बात ये है, पैसे बढ़ गए और खुल गए। ऐसे ही है, जाहिर सी वो असल में जो मालिकान होते हैं ना, वो समझते हैं शायद ये सिस्टम ने ही बंद कराया अपने रेट बढ़वाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी फोन कॉल आ रही होती हैं जब मैं कोई चीज जाके कोई बुराई बंद करवाता हूँ, नाम याद, सिफारशी और ऐसे फोन आते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं उसमें और भी लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं आज बता दें आप। ना करो ऐसा मेरे साथ, क्यों मुझे चाह रहे हो कि मैं यहाँ से निकलूँ, आपके पॉडकास्ट से रास्ते से उठा लिया जाऊँ। देखिए तमाम लोग हैं इसमें, पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम में तो बहुत सारे हमारे इदारे आते हैं, खाली एक पुलिस का महकमा तो नहीं है, और जिसमें हमारे दीगर सेंसिटिव इदारे भी आ जाते हैं। तमाम लोग मिलकर ही तो काम कर रहे हैं ना। सिस्टम इस शहर को कौन चला रहा है आप बताएं। सर शहर को तो हमारे मुताबिक सिंध हुकूमत चला रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये अमजद साहब देखिए, आपने एक सिस्टम की बात की, माशाल्लाह आप एक हाईली क्वालिफाइड शख्स हैं और यहाँ पर आके आपने प्रोग्राम्स करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन बुराइयों को दिखाने और उन बुराइयों को ख़त्म भी करना चाहते हैं। लेकिन आप भी सिस्टम की बात करते हैं और भी दो सिस्टम की बात करते हैं। बेसिकली ये सिस्टम है क्या और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? नाम तो बहुत सारे लोग हैं, किस किस का बंदा नाम ले। बात ये कि सिस्टम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम तो एक शीशा कैफे बार की बात नहीं कर रहे ना, हम तो बेतहाशा मसाज सेंटर्स हैं। बिल्कुल, अभी हाल ही में 2 साल के अड्डे बने हुए, वो तो ऐसे ही। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से 6 या 7 माह कबल मैंने पोश एरिया डिफेंस क्लिफ्टन का जो एरिया वहाँ पे मैंने जाके मसाज सेंटर्स मैंने बंद करवाए। और मैंने वहाँ पे बंद कैसे करवाया पता है आपको? मैं पुलिस को लेकर नहीं गया, मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर मैंने जाकर SHO साहब को फ़ोन किया है और मेरे साथ स्पॉट पर पहुँच के, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ जो एक NGO एक बड़ा नाम है, उनकी बहन है, वो खुद भी उनकी तहती सोशल एक्टिविस्ट हैं, फरजाना बर्नी साहिबा, वो भी मेरे साथ थी। वहाँ पर जाकर हमने पुलिस को बुलवाया और पुलिस को हमने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। 1 किलोमीटर के फासले में हम लोग खड़े हो गए, हमने कहा बस इधर ही जरा काम है, मैं चले हमारे साथ। अच्छा, पुलिस जब वहाँ पर गई है ना, वो खुद गुमसुम भी हो गई कि हो क्या रही है हमारे साथ। जैसे ही पुलिस, मतलब मैं तो पहले ही एंटर हो गया था, फरजाना साहिबा भी एंटर हो गई थी। जाते ही पहले वहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ कौन कौन से वहाँ पे अंदर काम हो रहे थे, और बड़े बड़े लोगों के साहबजादे अंदर मौजूद थे, उनको हमने बरहना हालत में निकाला है। उसके बाद होता क्या है कि उनको थाने लेकर जाते हैं, वो इतने, आप ये सोचें कि हमारा कानून तो लाचार है, कमजोर है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, गरीब के लिए और अमीर के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल अलग है। गरीब का सिस्टम अलग है, अमीर का सिस्टम अलग है। जब वहां पर गए ना, वो लॉकअप में बंद है, वहां से धमकियां लगा रहे थे मुझे और फरजाना साहिब को, उनको मारा भी है। रात के टाइम पे उनको मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ, बाकायदा उन लड़कों ने वहां पे मारा भी है। मुझे ये बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं, डेली की रोलिंग उनकी लाखों में। आप इसको अगर मंथली इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें ना, वो करोड़ों में कारोबार जाता है। सबसे पहले 10 लाख रुपए की मुझे ऑफर ही हुआ, 10 लाख रुपए ले लो, हमारी जान छोड़ दो। बिल्कुल, हमारी जान छोड़ दो। मैं ना झुका ना बिका, क्योंकि मैं कामन थोड़ा बता दूं मेरा बैकग्राउंड, मैं खुद माशाल्लाह 22 ग्रेड ऑफिसर का बेटा हूँ, कलेक्टर कस्टम। मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए और एक वक्त था कि कराची एयरपोर्ट वगैरह सब उनके अंडर में आते थे। फिर मेरे वालिद साहब पे भी हमले हुए, मुरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया पूरा मेरे वालिद साहब के अंडर में था, तो वहां से सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे ना। बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा नहीं थे वो। उसके बाद हम लोग चले गए लाहौर, पंजाब ट्रांसफर हो गए। सिर्फ हमें इसलिए लेकर गए कि उनके ऊपर हमले शुरू हो गए थे। वहाँ पे मैं कुछ अर्सा रहा हूँ अपने वाले साहब। फिर पंजाब के कुछ ये शेखुपुरा हो गया, फैसलाबाद हो गया, दीगर कुछ ऐसे हमारे शहर हैं जो मेरे वाले साहब के पूरे अंडर में आते थे। तो आप मुझे एक बात बताए ना, पैसा मैंने शुरू से देखा हुआ है, किसी को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेरे बारे में बैकग्राउंड। आप जैसे भाई हैं, हम लोग तो उठते बैठते, आप लोगों को पता है, लेकिन जो आम लोग हैं ना, उनको नहीं पता कि अमजद चौधरी का बैकग्राउंड क्या है। अमजद चौधरी जो घूमता है या बाहर से पढ़कर आया है, वो असल में वो लोग उसको सोशल मीडिया की तरह लेते हैं कि ब्लैकमेल किया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर और बेशतर जाता हूँ कहीं पर, तो आपके जितने फॉलोवर्स देख रहे हैं, और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, लोग ये समझते हैं ये जो इस तरह आता है, इतनी इसकी बादशाहत है, इसका भरम है, इसने सहाफत से पैसा कमाया। मैंने कहा, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि, और मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्त बताते हैं, यार वो फलां बंदा ये बोल रहा था। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, जो कुछ होता है तो उसकी बात होती है ना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है अगर मेरी कोई बात कर रहा है। सही बात ये है कि काली बेड़े हर जगह पर सर, हर बंदा एक जैसा नहीं। आप भी तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं ना, आपके बारे में भी तो मैं सुनता रहता हूँ कि आप माशाल्लाह एक ऑनेस्टी के साथ डेडिकेशन का काम कर रहे हैं। सहाफत में आजकल जो लोग आ रहे हैं ना, मुझे अफसोस होता है कामरान, अफसोस होता है, बल्कि बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, थोड़ी सी बात करना चाहूँगा
आज खुल के बोलने दो यार, जब बुलाया ना खुल के बोलने दो, क्योंकि वो बातें यहाँ पे खुल के बता देते। बिल्कुल सही। लोग जो है ना सहाफत में जब आ रहे हैं ना, वो सहाफी नहीं है। माइक उठाया, चलो जी माइक बनवाया, 200-400 रुपए का माइक बनवाया, चलो जी एक मोबाइल लिया अच्छा सा, चलो जी पिक्सल अच्छे करना शुरू कर दो। मुझे इतना अफसोस होता है ना, आप और मैं जो बातें करते हैं ना, हमारे इदारों के हालात बुरे हो रहे हैं। हालात क्यों बुरे हो रहे हैं? हालात हम लोगों ने खुद पैदा किए हैं सर, हम लोग खुद कसूर हुआ है। आवाज उठाते ना उस टाइम, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाई आप लोगों ने? सही बात। जब ऐसे लोग, आप पढ़कर आए ना, बिल्कुल मैंने तालीम हासिल करी ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, आप भी इस तरह है। आपकी एक जर्नी है, एक लंबा सफर है, मेरा एक लंबा सफर है। मैं एकदम से ये नहीं कि रातों रात मैंने माइक खरीदा और आके रोडों पे शुरू हो गया, चलो जी उधर छापा उधर छापा उधर छापा। आजकल तो मोबाइल जर्नलिज्म का ऐसे ही है। और वो जिसके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है। मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ गया हुआ था, मैं 1 महीना रहकर आया हूँ। जब ये जो जंग का समय था ना, मैं हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ भी मेरा वक्त गुजरा, DGISI वगैरह सब हमारे साथ ही थे। ये भी ऑनर की बात है मेरे लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया, मैं उनके पास गया। वहाँ पर एक फौज के बंदे ही थे, तो उन्होंने मुझसे बात की, ऐसी बात कह रहे अमजद भाई आजकल ये सहाफत को क्या होता जा रहा है। वो मेरे साथ खड़े हुए थे, तो हमारे एक सेशन चल रहा था, उसके बाद एक ब्रेक हुई तो हम बाहर जाके खड़े हो गए। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल किया है। मैंने क्या बताया, कह रहे अमजद भाई जो माइक उठा रहा है साफ ही है, जो माइक उठा रहा है साफ ही है, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो साफ ही है। वो यही बोला उन्होंने मुझे। आप मुझे एक बात बताएं ना, अब ये सोचें कि लोगों के दिमाग में ये आ गया, किसी को एंड्रॉइड मोबाइल है, सिर्फ मोबाइल, उसको पकड़ा था माइक ही, सहाफत शुरू हो जाओ। सहाफत इसका नाम नहीं है ना। लोग तब इसके अंदर इसलिए आ रहे हैं कि यार ब्लैकमेल करके पैसा कमाएं। ब्लैकमेल करके, सही बात है, ब्लैकमेलिंग का एक वो बहुत बड़ा। अमजद साहब ये जानना चाहूँगा, आप खातून भी बन गए, बुर्का भी पहन लिया, फ़कीर भी बन गए, सब काम आपने कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जो हमने देखा कि आप अपने प्रोग्राम्स में किसी सड़क पे बुर्का पहन के खड़े हुए हैं, तो इससे क्या हासिल हुआ? आपने किन चीज़ों को बेनकाब किया और आप क्या समझते हैं इनका हल क्या है? मैं फ़कीर भी बना, मैं हीरोइंची भी बना, और मैंने बुर्का भी पहना। ये बात हकीकत है। सिर्फ इन लोगों को बेनकाब करने के लिए इनके पीछे हाथ किसका है? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार, आज से कई साल कबल, एक निजी टीवी चैनल था, मैं उसके अंदर मैं जब फ़कीर बना ना, पता है आपको मैंने एक दिन में कितने पैसे कमाए? बताएं ना जी। 4,500 वेरी गुड यार। 4,500 को मल्टीप्लाई करो। और ये कौन से सन की बात है? ये बात है तकरीबन आप लगा लें, ये मेरा 13-14 की बात है, 2013-14। अच्छा, 4,500 उस वक्त की तनख्वाह हमारी कम थी, उसको पैसे ज्यादा थे। ऐसा ही है, 10-12 साल पीछे चले तो कितना 1 लाख से ऊपर अमाउंट बन रही है। सही। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा 4,500, आप यकीन, कहाँ पे? क्लिफ्टन पे। अच्छा जी। हमारा ऑफिस भी क्लिफ्टन पे था। जी जी। 2 तलवार पे, 3 तलवार पे, मुख्तलिफ लोकेशन, गाजी अब्दुल्ला शाह। मैं वहां पर जाकर मैंने कहा, मेरे लड़के, मैंने कहा तुम पागल हो, किन किस चक्कर में पड़े हो, आ जाओ फ़कीर बनते हैं, महीने का 1 लाख से ऊपर कमाओगे। मुझे ये बताएं कि आपको पता है ये जो फ़कीर जितने भी घूम रहे शहर कराची के अंदर, इनके पीछे भी बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल ऐसे ही अमजद भाई, ये जो बैगर्स माफिया है, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि हाई रूफ में इनको छोड़ने के लिए पॉइंट्स पे लोग आते हैं, हाई रूफ्स आती हैं, और सबसे ज़्यादा कीमत माजूर बच्चे की है, उसके बाद खातून की है। ये क्या मामला है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये आते हैं। देखें, जब तक आप लोग गैर मुकामी लोगों को इस शहर में, जिस तरह आपको पता है जितने भर्ती हुए में हमारे बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसा सर पे, आप भी जानते हैं, मेरे मुँह से उगलवा रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो लोग आते हैं, स्पेशली जब रमज़ान में पूरी खेप आती है, पूरी खेप आती है, और ये लाखों करोड़ों का धंधा करके जाते हैं। सर सबको पता है सर, एक आपके बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। इसमें ठेकेदार भी है, वो कोई जगदाल डॉट संभालता है, एक ये सदर का एरिया संभालता है, वो पूरे ठेकेदार बने। सर सेक्टर इंचार्ज की तरह काम कर रहे होते हैं। 2016 से पहले वाली चलता था ना, वही सेक्टर इंचार्ज का काम चल रहा होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह मैंने कहा कि मैं फ़कीर बना, अभी फिर मैं हीरोइंची बना, मैंने हीरोइंची बन के मंशियात के आदि लोगों को पकड़ा। मैं था मज़ार पे, गाजी अब्दुल्ला शाह मज़ार पे, वहाँ पे मौजूद था। एक बार फिर से वहाँ पे जाके मैंने वहाँ फ़कीर तो नहीं, हीरोइंची बन के मैंने भी भीख भी मांगी, हीरोइंची भी पिया, नशे की मैंने हरकत भी की। वहाँ पे इतना बड़ा माफिया मेरे पास आ गया ना, मैं उनके बीच में जाके बैठा। वो भी आज सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है, वो आज आप लोग देख भी सकते हैं, वहाँ मौजूद है क्लिप। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, मुझे एक साहब थे वहाँ मौजूद, मैंने कहा मैं आया हूँ मुल्तान से, मेरे पास पैसे नहीं है, नशा भी करना है, रोटी भी खानी है, मैं क्या करूँ? और भीख मांगने बैठा। हाँ, और सब कुछ करना है। और पूरा मैंने गेटअप जो था ना, मैंने विग लगाई हुई थी, पूरा मंशियात का पता चल रहा था कि वो हीरोइन ही बैठा हुआ, पूरा गेटअप किया था।
पूरा उसके मैंने करैक्टर में ढलने के बाद आप यकीन करें वहां पे मुझे वो लेकर गया सिस्टम के पास, सिस्टम सामने ही बैठा हुआ था। ओ हो, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जी, और मेरे माइक लगा हुआ था, मेरे लड़के रिकॉर्डिंग स्पाई लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। मुझे सबसे पहले कहा कि आप कहाँ से आए हुए, आपकी जात क्या है, इंटरव्यू था आपका? हाँ, जबान क्या है। उल्टा मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे कहते हैं कि बंदे को उसने बोला यार इसको ले जाओ वो फला ना ये चौकी पे हायर कर लिया आप? हाँ, हायर कर लिए, चौकी पे ले जाओ। अच्छा, मैं परेशान, मैंने कहा चौकी ले जाएंगे, लड़के मेरे यहाँ खड़े, पता चले और मेरे काम तमाम कर दे। मैंने कहा चौकी पे क्या करूंगा? कह रहे जाओ जाके इसकी वो पुलिस वाले से मुलाकात करवा दो। अच्छा। फिर मैंने कहा पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से अभी दूंगा? कह रहा नहीं अभी नहीं दोगे, अभी जो तुम आज कमाओगे ना या कल कमाओगे ये तुमसे डिसाइड कर लेंगे, वो तुम्हारी जेब में नहीं जाएंगे, वो उन लोगों की जेब में जाएंगे और जो माफिया वहां बैठा हुआ है उन लोगों की जेब में जाएंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे फिर रोज जो कमाओगे वो कमीशन मिलेगा। मैं खुलकर नाम लेता हूं। फिर मैंने कहा अच्छा, उसके बाद मुझे बताना कोई आसान तरीका बताएं। मुझे पता क्या कहा? मुझे कहा ये बराबर में है ना वो बड़े लोग, बड़ा जो हमारे जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जी, अब नाम ना लो, ठीक है। मैंने फिर क्या करूं? कह रहा वहां चले जाओ, वहां पे तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें बंदे का नाम बताते हैं। उसके बाद मैंने कोशिश की मैं जाता हूं इनके साथ ना उसी जगह पे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा सानिया हो गया कि उसमें से एक बंदा था, मुझे घूर घूर के देख रहा था कि ये वो, उसने मेरा माइक में स्पाई ज़ाहिर आपको पता लगा होता है, कहीं ना कहीं ये भी शातिर लोग होते हैं। उसने देख लिया, उसने बोला क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे होगे? मैंने कहा क्यों मैं बेवकूफ बनाऊंगा, मैं फुल कैरेक्टर में था। उसने मोटा वाला बांस का डंडा निकाला, आप यकीन करें अगर शायद मैं उधर कुछ लम्हात रुकता ना तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। वहीं से मेरे टीम के लड़के भागते हुए आ गए और उनमें से कुछ लोग भाग गए और जिसने कहा था कि मैं सिस्टम की बात करता हूँ तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, उसको हमने पकड़ लिया। मैं कहा चलो लेकर चलो पुलिस वाले के पास। मतलब ये सिस्टम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनके पीछे भी बहुत बड़े लोगों का हाथ होगा, ऐसे कोई सरपरस्ती नहीं करता। सर बात ये है कि हम देखते हैं अक्सर, ये मैं समझता हूँ ये वाहिद जुर्म है जिस पर आज तक किसी को सज़ा नहीं है। गदागर माफिया पे मैंने भी बहुत काम किया और बाकायदा एक जुरिडिक्शन है, अगर आप क्लिफ्टन में खड़े हैं तो वो उसका ठेकेदार कोई और है, सदर का ठेकेदार कोई और है, नॉर्थ नाज़िमाबाद मॉल्स की कीमत अलग है, रोड पे खड़े होने की कीमत अलग है। ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसे तो ही है। नया तरीका ये आ गया है कि आप गाड़ी रोकें ट्रैफिक सिग्नल पे कपड़ा लेकर आ जाएंगे या वाइपर लेकर आ जाएंगे, ये भी एक नया तरीका शुरू हो गया है। आपने जो कहा ना कि ठेकेदार, मेरा ठेकेदार के साथ भी राब्ता हुआ। वो किस तरह राब्ता हुआ? अल्लाह वाली चुरंगी पे, क्योंकि मैंने जब प्रोग्राम पूरा किया तो मैं कराची की मुख्तलिफ लोकेशंस पर गया हूँ। मैं वहां पर भी उसी गेटअप में गया, अल्लाह वाली चुरंगी भी, ये भी हालिया तारिक रोड अल्लाह वाली। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जब गया हूँ तो वहां पर मेरी तकरार हो गई। कुछ वहां पे जो काम कर रहे थे ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों आए यहाँ पे, वहां पे हमारे हदूद में क्यों दाखिल हुए? ऐसे ही है। ख्वाजा सरा भी थे, अच्छा। उसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ बुजुर्ग भी थे जो भीख मांग रहे थे। अच्छा, मैं वहाँ पे लंगड़ा के चल रहा था तो मैंने कहा मुझे अभी पुलिस वालों ने पीछे मारा है, वहाँ नहीं खड़े होने दिया। मैंने कहा यार तुम लोग नहीं मारना। तो उन्होंने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ और मैं वहीं पे कपड़ा मारना शुरू हुआ गाड़ियों को ना। मैंने ये शो किया कि मैं भी कमा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आज यहीं खड़े होकर कमाऊंगा। आप यकीन करें मुझे 10 मिनट वहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया। उसके बाद हुआ क्या, मेरी होगी तकरार। ये इतना बड़ा माफिया है कि पता नहीं कहाँ से निकल कर आगे सारे ना जो भिखारी थे, इनके अपने बंदे थे। इनका कोई नेटवर्क सर वहां से रोड क्रॉस से मेरे लड़के उधर खड़े हुए थे, मेरे स्पाई लगा हुआ था। एकदम से वहां से भागता हुआ एक बंदा आता है और वो बंदा एक अलग ही मखलूक था। वो देखने में लग रहा था कि यार ये बंदा वाकई जो है ना ये सही बंदा नहीं, इसके पीछे भी किसी का हाथ है, इतनी बदमाशी कर रहा है। उसके यहाँ पे टीटी लगी हुई थी। वो क्लिप आपको दूंगा, लगा दिएगा इसके अंदर। आया वो कह रहा मेरे लगा हुआ है यूं करके। सर मैं उधर थोड़ा सा, सीधी सी बात है, हम लोग काम करते हैं ना, अरे भाई हमें कलम वाले गोली ऐसे ही देखे। अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना अपनी हिफाजत खुद भी करो, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी भी केयर करनी ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं हुआ कि यार कहीं ये टीटी निकाल के, वो नशे में भी लग रहा था। फिर मेरे लड़के भागते हुए उसको पकड़ लिए, उसको बुलवा के जो फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन है उनके हवाले कर दिए। वो आप चलाइएगा, आपको भेजूंगा। उसके बाद क्या हुआ होगा? अच्छा, उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाए, भादराबाद, चार मीनार, चौरंगी, हाँ। खवातीन भी बैठी हुई होती हैं और 1000, 1500, 2000 रुपए गाड़ी वाले आते हैं, रुकते हैं। एक बड़ा अजीब और गरीब सा, क्योंकि वहाँ पर भी स्टिंग ऑपरेशंस काफी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत पुराना चलता हुआ है। यहाँ आपने पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं। ये जो माफिया, ये इसके साथ मैं जिस चैनल में काम करता था ना, अभी जो काम कर रहा हूँ, मैंने लास्ट से लास्ट चैनल छोड़ा है, मेरा ऑफिस भी वहीं पे ही था। मैं अक्सर गुजरता था वहां से,
मैंने कहा ये हाई रूफ खड़ी होती है, व्हाइट कलर का डब्बा है। हाँ, मुझे बहुत सारे बड़ी मशहूर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक खातून है जो चलाती हैं ये। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अमजद भाई ये लोग खड़े होते हैं, ये वो है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा माफिया है ना, इनको आप जितना बेनकाब करोगे ना, इनके पीछे बड़े बड़े लोगों का आता है, ये फिर भी काम करेंगे। कुछ वक्ती तौर पे आप इसको हाईलाइट करेंगे तो, लेकिन मैंने इस पर प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन मैंने उसको देखा, पूरा जायजा जरूर लिया। वहीं पे अक्सर बैठ के चाय वगैरह पिया करते थे टीम रिकॉर्डिंग के बाद। तो अभी भी अक्सर मेरा गुजरना हो तो अभी भी वो खड़े होते हैं। कभी वो वहाँ पे खड़े होते हैं जो चुरंगी है, कौन सी भादरबाद की जो मेन चुरंगी है, कभी वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है उसके पास जाके वो लोग डेरा डाल लेते हैं, कभी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, फिर चंद किलोमीटर के फासले पे पुलिस खड़ी होती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ, सामने वो पूरा एक ग्रोह खड़ा हुआ है, बुकिंग बिल्कुल बुकिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है। उसके बाद ये भी देखा मैंने, जैसी वो खातून को बिठाकर निकलते हैं, कोई बच्चा बिठा के निकल रहा है, जैसे ही बिठाएंगे आधे किलोमीटर के फासले पुलिस रोक लेगी, पुलिस वाले आ गए। ऐसा लगता है कामरान के पुलिस और वो ये मिलकर ये काम कर रहे हैं। सर लगता क्या, ये तो वाज़े है, साबित है, सबके सामने है। इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। शर्म हमारे इनको शर्म बाकी बुराइयों के साथ साथ ये तो एक ऐसी बुराई है जिसके शिकार नौजवान हो रहे हैं और फिर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बीमारियां, अल्लाह ताला माफ़ करे कि, और जिस किस्म की वो ख़वातीन है, ये भी तो हो सकता है अमजद भाई के ग्रैंड ऑपरेशन वाले के साथ हमने आपको देखा, आपने बड़ा काम किया उनके साथ, यूनुस अमीन साहब उनका गालिबन नाम है। तो इसी तरह कोई ऐसा काम हो सकता है पुलिस के साथ मिलके उनको कहा जाए कि हम आपके साथ हैं, ये वाली बुराई ख़त्म करें क्या? या बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ख़त्म नहीं हो सकता? पैसा आ रहा है तो नहीं बंद कर रहे हैं ना, पैसा ही तो आ रहा है ना, मेन तो यही बात है ना, इजी मनी। इसको मुझे एक बात बताएं, मैंने तो कई प्रोग्राम्स में आईजी साहब से भी दरख्वास्त की है, पुलिस चीफ कराची साहब से भी दरख्वास्त की है कि इनको सख्त या तो लाएमल बनाना पड़ेगा। जो नीचे वाले ना सिस्टम हमारा नीचे वाले खराब करते हैं ना सर, ऊपर वाले अफसरान तो हमारे अच्छे हैं ना, वो तो काबिल अफसरान है, जिस कुर्सी पे फाइज उनको तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन नीचे का सिस्टम आउट है ना। नीचे का सिस्टम सही होगा तो ये सिस्टम चलेगा ना। आप मुझे बताएं कि मैंने फकीरा गोड में स्ट्रेट फायर हुए मुझ पर, मेरी टीम को। हाँ, आप मंडी गए थे, आपकी गाड़ी भी तबाह कर दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। फकीरा गोड का ये हालिया ये वाकया है, मैं गया हूँ वहाँ पे, कराची वालों की 200 बाइक से रिकवर करवाई थी हमने। और मजे की बात बताऊँ मैं आपको, मैं प्रोग्राम करके निकला, प्रोग्राम ऑन एयर हो गया, वहाँ के SHO बड़ा ही शरीफ बंदा था वो, उसने बोला ठीक है भैया हम चलेंगे, और ये ग्रैंड ऑपरेशन भी हमारे साथ था। SHO शहजाद साहब थे। अच्छा, 2 या 3 दिन के बाद वो मुअत्तल हो जाते। अच्छा काम कर लिया था। 200 बाइक्स रिकवर करवाई है, 200 बाइक्स। सर यहाँ SSP मुअत्तल हो जाता है अच्छे काम करने। सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुझे बताया ना, सिस्टम सही नहीं होगा तो कैसे करेंगे ना। अब वो वहाँ पे चोरी की बाइक हम जब रिकवर की है, आपको पता है वहाँ पर क्या हुआ है? फकीरा गोड के अंदर रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, जगह जगह पे पानी की ब्लॉकेज, गटर लाइन से उन्होंने जो उसको तोड़ के पानी आ जाए रोड्स के ऊपर। हम लोग गए वहाँ पे 7 या 8 हम लोग मोबाइल्स में गए, मुख्तलिफ थानों की मोबाइल्स लेकर गए। जैसे ही वहाँ पे उतरे, कामरान फायरिंग शुरू हो गई है, मेरा कैमरामैन उसके बिल्कुल यहाँ से गोली गई है। और फिर वहाँ पे जो घर बने हुए थे ना, घरों के अंदर लड़कियां मौजूद थी। मतलब गैंग हो गया सर, गैंग था। अंदर गए तो अंदर चोरी के मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, आईफोन्स वगैरह, अंदर चोरी के मोबाइल्स मौजूद थे। और वो प्रोग्राम अभी भी सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। उसके अलावा वहाँ पे टूटी फूटी बाइक घर के अंदर से भी, जब मैंने लड़कियां थी और छोटी छोटी उम्र की लड़कियां होंगी, तो मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के साथ गए थे, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, पुलिस ने जाके अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन किया। तो उनका एक ही था कि हमारा कसूर क्या है। पुलिस वाले यही कह रहे थे आपके अंदर से अगर हम बक्सा खोलें उसके अंदर से ये चीजें मिल रही हैं, चोरी का पता नहीं क्या क्या सामान मिल रहा है। ये तो जुड़ गया स्ट्रीट क्राइम से। रास्ते में जो शहरी जिनको मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आके चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये यहीं पे आके जमा होता है सर, ये डिवाइड होता है। उन लोगों ने अपनी झोपड़ियां बनाई हुई हैं वहाँ सर। इधर पाक कॉलोनी में भी एक मैंने सुना है, तो पुराना गोलीमार जो गैंग वॉर वाला इलाका है, वहाँ पे भी वो चीजें आके जो है वो इसी तरह सर इन्होंने ठिकाने बनाए में, ठीक है। उसको जाके भी बर्स्ट किया हमने फकीरा गोड में, बहुत मुश्किल काम था वो, बहुत सबसे मुश्किल ऑपरेशन था हमारा, वो हमने किया। मुझे ये बताया ना कि मैं वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ सर। सिस्टम, मुझे एक बात बताए ना, आप भी माशाल्लाह ट्रैवल करते रहते हैं, बैरून मुल्क भी आप जाते होंगे, और वहाँ पर जब हम जाते हैं, जैसे ही जहाज़ से उतरते हैं, बाहर निकलते हैं,
क्या आप वहाँ पे कोई रूल तोड़ सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा नहीं तोड़ होता। सकते। सोचा भी नहीं। मुझे एक दफ़ा ख्याल आया अमजद भाई, मैंने रोड क्रॉस करना था, पेडिस्टल थोड़ा सा फासले पे था, तो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, ये कराची नहीं है। एक मामूली सी बात है जो सर कराची में मैंने होता है। पहली बार वहाँ पे जब गाड़ी चलाई ना, मुझे तो आदत थी, चलो भी 40 है तो 80 की स्पीड मारो। हमें तो कराची वालों को तो ये आदत है ना। अब मुझे एकदम से, मैं उस टाइम आपको पता है गरम खून टीनेजर था मैं, तो अब्बा ने निकाल दिया, जाओ भी पढ़ के आओ जाके। अरे यहाँ के हालात उस टाइम सही नहीं थे। तो आप मुझे बताएं कि जब मेरा पहली बार फाइन हुआ ना, तस्वीर खिंच गई। तस्वीर खींचने का तो यहाँ पे अभी निज़ाम आ रहा है, वहाँ पे तो पता नहीं सालों से चलता हुआ आ रहा है निज़ाम। तस्वीर खिंच गई, घर पहुंचा, दूसरे दिन $150 का फाइन। वो मैं परेशान, उस टाइम के $150 वो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये बन रहे थे। मैंने कहा 8-10 हज़ार रुपये का फाइन ठुक गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? और पे करना है आपने, पे करना है। पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर दोबारा फाइन लग कर आ जाएगा। इसकी भी पेनल्टी करते करते वो तो पता नहीं कितने डॉलर में वो तो आपके घर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, इजीली मैंने दिया। आप यकीन करें, तीर के तुक्के की तरह ठीक हो गया। आप ये बात कर रहे हैं, वहां सिगरेट का बट रोड पे नहीं फेंक सकते आप, उसका फाइन है। यहाँ पे तो जब दिल चाहे जो खाया पिया, चलो जी सर, हमने और आपने मिलके ही ठीक करना है चीज़ों को। हम ये देखते हैं कि अक्सर इंतज़ामिया की जानिब से, कमिश्नर कराची हो या हमारी पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, वो लोग नोटिफिकेशंस भी जारी करते हैं, टीमें भी बनती हैं। टीमें बनने के बाद हम देखते हैं, जैसे अभी नंबर प्लेट का बड़ा शोर उठा हुआ, शोर शराबा हुआ कुछ अरसे तक, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद सुकून हो जाता, थम जाता। क्यों? सर जाहिर सी बात है, वो फिर नया सिस्टम लेकर आ जाएंगे, इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। नंबर प्लेट्स के लिए आवाम परेशान है, कभी अजरक डाल दो, कभी ये डाल दो। और यहाँ ये मुसल्लत कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रोकते हैं और फिर तंग करते हैं। सर बात यही है ना, वो तो चांदी हो जाती है। चांदी हो जाती है सिस्टम की। फिर मैं वही बात करूँगा, सिस्टम हमारा सही होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए कामरान, माशाल्लाह ज़रा 13 साल का एक अरसा बड़ा अरसा होता है, 1-2.5 से ज़्यादा। तो मैंने बहुत करीब से इस शहर को देखा है, इस सूबे को देखा है। अब तो मैं जिस तरह भी हाल ही में गया हुआ था प्रोग्राम्स करने के लिए पंजाब साइड पे, जब मैं पंजाब साइड पे प्रोग्राम कर आया हूँ ना, मैंने ज़िशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब का प्रोग्राम किया। उनके कमरे से निकला तो मैंने ज़िशान साहब से कहा, मैंने कहा मैं जगह आपको बताऊंगा, वहाँ आप मुझे लेकर चलेंगे। कह रहे ठीक है चौधरी साहब, जहाँ बोलेंगे वहीं लेकर जाएंगे। मैंने कहा मुझे ओल्ड लाहौर में जाना है, ओल्ड एरिया के जो लाहौर है, जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट आउट किया वहाँ लेकर गए। क्योंकि मैं जब बचपन में जाता था, वो गलियाँ बड़ी ख़राब सी होती थी। आप यकीन करें, मैं जब गया हूँ वहाँ पे, मैं कहता हूँ कि यार इतनी सफाई, सब छोड़ें। उसके बाद मेरा दूसरे दिन डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का प्रोग्राम था, 2-3 फैक्ट्रियों के खिलाफ छापे थे। मैंने आसिम साहब के साथ जाना था, तो उन्हीं की गाड़ी में मौजूद था। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे दिल में ये बात आई थी, मैंने कहा आज ना मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तो आज इसने पहले ही बोल दिया होगा यार सफाई कर दो, आज मीडिया है, ठीक है। अब जब मैं दूसरे दिन गया हूँ, मैंने अपनी आई वॉज द विटनेस, मैंने अपनी आंखों से देखा कि डीजी साहब के साथ मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, हम फैक्ट्री में जा रहे हैं, कुछ कंप्लेंट्स थी। तो जब मैं वहाँ पर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा जगह जगह पे जो है ना, वो उनको बाइक्स दी हुई हैं सफाई मुहिम की, और उस पर जाकर वो उसी के अंदर उन्होंने अपना सामान रखा हुआ सफाई सुथराई का। मैंने देखा जगह जगह पे सफाई सुथराई चली। मैंने कहा आज तो ज़िशान रफ़ीक साहब मेरे साथ नहीं है, तो इसका मतलब उस साथ काम हो रहा है। आप मुझे पता है ना, पंजाब हम लोग जाते हैं, मैं तो बहुत जाता हूँ लाहौर वगैरह, लाहौर इस्लामाबाद। मैंने देखा कि वहाँ पे जब मैं रोड्स पर बैठता हूँ ना, मुझे डर नहीं लगता मोबाइल रोड पे रखते हुए। इसमें कोई शक, मैं आराम से अपने मोबाइल्स क्या अपना सब कुछ जो कीमती सामान सामने रख के बैठा था दोस्तों के साथ। लेकिन कराची में सच बताऊं, थोड़ा सा डर तो लगता है यार। अभी आया मैं रात के टाइम पे ना एटीएम में जाते हुए घबराता हूँ। नहीं अमजद भाई, रोड पे बंदा चलते हुए घबराता, कब गाड़ी रोकें। और अब कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पुलिस की वर्दी में जो है वो मुलजिमान जो वारदातें कर रहे होते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। अभी ये प्रोग्राम किया ना मैंने जाली पुलिस वाले पकड़े कुरंगी से, लोगों से भत्ता ले रहे थे, लोगों से मोबाइल छीन रहे थे। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था पुलिस की वर्दी में। हमने दो दिन हमने उसकी रैकी की, मेरी लड़कों ने वहाँ पे गए। गुलाम नबी आफरीदी जब SHO थे, नफरी दी जाके, उनको तीन लड़के थे, यंग लड़के थे, जो रजाकार नहीं है, जो पुलिस रजाकार का जो महकमा है, उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे वो पहन के, और लूट मार कर रहे थे। शराब की बोतलें ले रहे थे और अपने सारे काम निकलवा रहे थे। तो यही तो लोग हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं हमारे इदारे को। सर पुलिस का महकमा बुरा नहीं है, नहीं बहुत अच्छे अफसरान मौजूद हैं। काली भीड़ें हर जगह पर होती है। मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग तनकीद करना सबसे आसान काम होता है कामरान, लेकिन हमारे पुलिस में अच्छे लोग भी मौजूद हैं सर, बिल्कुल इसमें कोई शक। लेकिन सिस्टम में चंद लोग होते हैं जो आते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर ये तमाम जितनी भी बुराइयां हैं, खा वो मंशियात की हों या बेराह रवी की हों
या फिर वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम हम उसको कहेंगे, तो इन तमाम का कोई एक हल आपके जहन में कि आप इंतज़ामिया, पुलिस, हम सब मिलकर उस बुराई को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं या हम खुद कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करें, क्या करें? क्या हल है आपके पास? पहला तो हल ये है कि हमारी जो इकॉनमी का जो हाल है, आपको पता है कि सैलरी रेशियो आपके सामने ही है। जब सैलरी इतनी कम मिलेगी, जब तनख्वाहें इतनी कम मिलेंगी, जब घर में माँ बीमार लेटी होगी, भाई को कैंसर होगा, बूढ़ा बाप बिस्तर पे लेटा होगा, मुझे एक बात बताएं ना, जब आप घर जाते होंगे या मैं घर जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ घर में इतनी परेशानी है, पैसा तो चाहिए ना, ये पैसा मांगता है सर, ये पेट तो चलाना है ना, घर बच्चे को तो स्कूल भेजना है ना, भाई की दवाई तो लानी है ना, बूढ़े बाप को तो देखना है, माँ को तो देखना है, देखना नहीं देखना माँ को, आप देख सकते हो बीमार बिस्तर में पड़ी, आपने इसको लेकर जाओ माँ को। बुनियादी ज़रूरियात सर, बुनियादी ज़रूरियात है, जब ये नहीं होगा तभी तो फिर ये हालात पैदा होंगे। बीमार हो जाए तो अस्पताल में इलाज नहीं है। अस्पताल में क्या, आप जाए ना, चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको, कैसे लोग मर रहे हैं जानवर की तरह। मैं तो करता रहता प्रोग्राम, अंदर तो जाना ही मना है मीडिया का, हम तो बाहर ही जाके पेशेंट्स को पकड़ लेते, भाई बताओ अंदर क्या हुआ। और वहाँ पे भी माफिया काम कर रहा है भाई, दवाई माफिया, डॉक्टर्स माफिया, सब कुछ चल रहा है सर, सब कुछ एम्बुलेंस माफिया, बिल्कुल ऐसे ही माफिया। है। तो मीडिया का जाना क्यों बंद किए? ताकि वो उनकी करतूत सामने आ जाए। अभी आपने मुझे छेड़ दिया ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी 15 दिन पहले की स्टोरी पे काम किया हमने। काम किया था कि नाजमत की साइड पे, ये सेंट्रल की साइड पे कुछ जगहें हाईलाइट की। जगहें कौन सी थी? जो हमारे बच्चे बच्चियां आजकल खराब हो रहे हैं ना, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका एबॉर्शन करवाने के लिए पैसे लेकर एबॉर्शन कर देते, चंद पैसे लेकर 50,000। छोटे छोटे हॉस्पिटल जो बने हुए, छोटे हॉस्पिटल नहीं है, करोड़ों का काम हो रहा है भाई। करोड़ों का काम हो रहा है उसके अंदर। छोटी जगहों जाके हाईलाइट किया। मैंने कानून का दरवाजा खटखटाया। कानून का दरवाजा कैसे खटखटाया? मैं हेल्थ केयर कमीशन गया। अच्छा, मैं सीओ साहब के पास गया, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, मैं सीओ साहब के पास गया। वहां गया हूं तो पहले डायरेक्टर साहब ने कमरे में बुला लिया। पहले 1.5 घंटा बाहर मैंने वेटिंग पे वेट किया, वो शायद मिलना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, मैं बैठ गया, मैंने कहा मैं तो आज मिलकर ही जाऊंगा, यही सो जाऊंगा मैं बैठा रहा। डायरेक्टर साहब आए, पता चला पिछले रास्ते से आ गए। अच्छा जी, मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा ये लैपटॉप खोला, ये चीज़ें आपने देख ली। मैंने कहा ये देख लें, ये शहर कराची में चल रहा है। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि कल को बोले कि ये पैसा लेने के लिए गए थे, या इन लोगों ने, हम जाते ना इदारे के बगैर जाएंगे तो पैसा मिलेगा ना, इदारे के साथ तो बंद करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमने इदारे का दरवाजा खड़काया। उन्होंने हमें क्या कहा, कामरान कि ना आप हमें 2 दिन का टाइम दो। मैंने कहा एक काम करें, मैंने वहीं बैठे बैठे ना मैंने सेक्रेटरी साहब को मैसेज कर दिया, सेक्रेटरी हेल्थ को मैसेज कर दिया। उन्होंने कहा आप ना एक काम करें, मैं कहता हूँ आप उनसे मिल लें। अच्छा, 5 मिनट के बाद एक बंदा आता है, जबकि सीईओ साहब के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है, वो पता नहीं उस दिन नहीं मिलना चाह रहे होंगे, ये मसरूफ होंगे, उनको वैसे ही बोल दिया होगा सर वो इस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं। जवाब नहीं होगा। चले एनीवे बुला लिया उन्होंने अंदर, मीटिंग होगी। कह रहे आप एक काम करें, मैं 2 से 3 दिन का टाइम दें। तो ये डायरेक्टर को बोला यार ये देखो, इस केस को देखो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया। मोबाइल टैक्स से मेरा भर गया, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ सब कुछ। मैंने कहा अब क्या करें? पता चला इनको बता दिया हमने, इनको लोकेशन बता दी, सब कुछ बता दिया। कामरान उधर ताला लग गया। मुझे मेरी फोन पे बात हुई, मैंने कहा इनके पीए साहब के, सीओ साहब के, अमजद भाई, अच्छा मैं फोन कर रहा हूँ तो बता रहे हैं। उन मौसूफ जो इतना टाइम नहीं है कि मुझे फोन करके बता सके कि आपकी खबर पे। हाँ, ये की है। मुझे कह रहे हैं कि अमजद भाई वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। मैंने कहा ताला कैसे लग गया? ये तो आप और हमें पता था। डिक्लेयर कर दिया कि वज़ीर सरपरस्ती चल रहा था। फिर मैंने क्या करूँ? फिर मैंने अपने हेड से वगैरह से बात की, बस करना क्या था, ऑन एयर आके मैंने फिर एक प्रोग्राम किया स्टूडियो से, और मैंने कहा ये सीट खाली है, आपका स्पोक पर्सन यहाँ पर है, आकर जवाब दे दे वो कैसे बंद हो गया। वहाँ मैंने एक वकील को बिठाया और एक सोशल एक्टिविस्ट को बिठाया, ह्यूमन राइट्स के। तो आप मुझे बताएं ना, ये तो सिस्टम है सर, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम कैसे सही होगा? सर मुझे अच्छी तरह याद है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं बना था, मैं रोज़ाना खबरें लगाता था कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का क़याम होगा। बिलाखिर क़याम हुआ, मेरे सामने की बात है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना और क़याम होने के बाद उसका जो है वो सरपरस्त जो मिनिस्टर हेल्थ, उस वक्त भी डॉक्टर अजरा पेशो थे गालिब, तो वो हुई। उसके बाद इसका काम ये था, जो मैंने, क्योंकि मैं डे फर्स्ट से सिंध हेल्थ केयर कमीशन को मैंने देखा कि जो एक तो ये 2 नंबर जो हॉस्पिटल कह लें, क्लिनिक्स कह लें, लेबॉर्ट्रीज अतायत, इनके खिलाफ काम करना। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स की जो फीस है
उसको भी जो है वो उस पर भी अमल दरामद कराना। मैंने देखा कि छोटे हॉस्पिटल्स में तो इनका दम चला जाता है, लेकिन स्टेडियम रोड पर कुछ बड़े अस्पताल है वहाँ पे इनका बस नहीं कैसे चलता। जाएंगे सर, कैसे नहीं जाएंगे? चलता सर। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये जो हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात कर रहे हैं ना, ये तो चंद साल कबल बना है ना। उससे पहले भी मैंने प्रोग्राम्स किए डीएचओस के साथ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के साथ। वो उनकी निजाम जिम्मेदारी सही है था, DHOs की। वो निजाम सही था। अच्छा यहाँ पर भी डीएचओस हैं आज भी। मैंने डीएचओ को पहले फोन किया था, उन्होंने यार मेरे हाथ में नहीं है, हाथ बंधे हुए हैं, आप उधर चले जाओ साईं। मैंने कहा ठीक है साईं, मैं उधर चले जाता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं ना, मेरे नजरिए में मेरा जो तजुर्बा है ना, सिंध हेल्थ केयर से पहले जो निजाम था ना वो ज्यादा बेहतर था। वो एटलीस्ट जाके छापा मार के कुछ दिन का सुकून तो हो जाता था ना। आप यकीन करें, आए दिन आकर लोग बोल रहे थे फला हॉस्पिटल में बच्चा मर गया, फला में ये हो भाई गया। इससे याद आया, बड़े अफसोसनाक वाकयात आपने भी यकीनन कवर किए होंगे, मैंने कवर किए कि कोई खातून डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो गई या बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद बाज़ लोग तो खामोश हो जाते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद उनका बाकायदा केस हुआ, मीडिया के ज़रिए से बार बार कहा तो वो थोड़ा सा हिलने के बाद पता ये चला कि गलती थी। उसके बावजूद ऐसा टेक्निकी फंसाया डॉक्टर्स ने उनको कि वो जो बेचारे जिनका मरा था ना, वो कहते हैं यार छोड़ो यार, दफ़ा करो, हमें नहीं करना केस। वजह ये थी कि वो जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन में बैठे हैं वो भी डॉक्टर थे, सपोर्ट डॉक्टर्स को ही कर रहे हैं। मैं उनको नहीं कह रहा, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, लेकिन आपको पता है इनकी जजमेंट कौन करते हैं? जो जजमेंट कौन सिंध हेल्थ केयर कमीशन की इनकी जैसे लेट सपोज कहीं क्वैक बैठा हुआ है, किसी इलाके में बैठा हुआ है और वो बैठ के एक काम कर रहे हैं, अतायत। ये कोई अदालत नहीं में नहीं ये केस जाता, इन्हीं के पैनल्स बैठता है, वही बैठ के फैसला करता है। अब करना क्या, अदालत भी इनकी अपनी ही है, अपनी अदालत। तो मुझे बताओ फिर क्या होगा? कमीशन बनाया। अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में, ये 3-4 दिन पहले। वहां पे हाईली क्वालिफाइड मास्टर्स किया हुआ IR में, पुलिस कांस्टेबल इकबाल उसका नाम है, वो मेरे पास आ गया, टोटली इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने कहा मैं इसकी वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो वो बात कर रहा है, उसने मुझे रोका, कह रहा है सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसकी नीस है, मेरा तो ये मलीर वली की कोई साइड हॉस्पिटल है, उसका था सीजर, वो प्रेग्नेंट थी, उसका था सीजर से जो बच्चे ने दुनिया में आना था। उन्होंने क्या कर दिया, उसको नॉर्मल पैदा कर दिया। नहीं ये हो जाएगा, सीजर नहीं किया। उसको इतनी अजियत दी, वो बेचारी बची मर गई। वो अब ये तो हाल है इन लोग। आप ये सोचे ना कि ये अतायत की ये इतनी उरूज पर चल रही है, तो क्या होगा पता है इस मुल्क का क्या होगा जब यहाँ पे बुनियादी जरूरियात से हम लोग महरूम। अमजद भाई, आखिर में मैं पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगा आपसे कि वो इन बुराइयों से किस तरह बचें, क्योंकि स्कूल कॉलेज जामियात में भी ये बुराइयाँ आम हो चुकी हैं, नशा आम हो चुका है। किस तरह बचें और वालिदैन किस तरह अपने बच्चों पर नज़र रखें? सर सबसे पहले घर से शुरुआत होगी। ये वो वक्त नहीं जब मैं और आप बड़े हो रहे थे और उस टाइम तो हम लोग घरों से बाहर भी खेलने चले जाते थे, मामलात कुछ और थे, हालात कुछ और थे। लेकिन अब माँ बाप को गहरी नज़र रखनी होगी, सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी। ये जो रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आज दिन मैं प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ, ये इसीलिए हो रहे हैं सर। माँ बाप आजकल एंड्रॉइड्स में लगे हुए, माँ बिजी है, बाप दफ्तर गया हुआ बेचारा, माँ का पता ही नहीं है बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, बाहर घूम रहे हैं। और ये ज़्यादातर ये जो छोटे एरिया थे यहाँ ज़्यादा ये वाक़यात है। नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। मंशियात जो बढ़ती हुई जा रही है ना, इसमें माँ बाप का अहम किरदार है। उसके बाद जहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पर आपको चेक एंड बैलेंस। मेरी वालदा एवरी फोर्टनाइट मेरे स्कूल में आके मेरी पूछती थी इसके दोस्त कौन है, इसका टीचर कौन है, कैसी इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी है, गहरी नजर रखती थी। ये मैं उस वक्त की माओ की बात कर रहा हूँ। तो अभी जब बच्चा साल भर वहां पे पढ़ता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा, उस माँ को पता ही नहीं होता। मैं आपको सच बताता हूँ, अभी बात है कुछ दिन पहले की, एक जगह मैंने कहा आपका बेटा कौन सी क्लास में, उस बेचारे को पता ही नहीं था। वो बाहर बेचारा धूप में सड़ रहा है, ना धूप देख रहा है ना सर्दी देख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है। माँ को तो पता होना चाहिए, माँ जाती नहीं स्कूलों में, पूछती नहीं है। ठीक है, जब तक हम अपने घर से या यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों पे ये तरबियत देनी पड़ेगी सर हमें, नहीं तो आने वाले वक्तों में मंशियात पे मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत काम किए मैंने इसके ऊपर। कामरान, अगर हम तो अपना काम करें, आप भी अपना काम करें, हम निशानदी करते रहते कहाँ का क्या क्या मंशियात, ये सबसे पहले मंशियात फरोख्त जो कर रहे हैं इनको पकड़ो ना यार, इनको क्यों नहीं पकड़ते हो? सर पकड़ नहीं है, ये उधर से भी पैसा आ रहा है। कोशिश तो की थी ना, 2 साहिबान मुअत्तल हो गए थे, आपके सामने ही है, सब पता है ना आपको। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जब तक मंशियात, ये शायद ऐसा ग्रो है या तो कोई बाहर से बैरून मुल्क की ताकत है जो इन्वॉल्व है, जो चाहते हैं
कि इनकी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दो। अगर किसी मुल्क को तबाह करना है ना, उसकी नस्ल को तबाह कर दो, नौजवान नस्ल को तो, आपको क्योंकि वो फ्यूचर। बिल्कुल सर, फ्यूचर है। अब मैं और आप ये काम कर रहे हैं, अब हम चले जाएंगे चंद साल बाद, दूसरे हमारी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे। तो सर बात सिर्फ इतनी सी है, जब तक आप ये तरबियत नहीं देंगे ना, ये मामला नहीं सही होंगे। ये कराची वो शहर है सर, रोशनियों का शहर है, इसका क्या हाल कर दिए। हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं, एक कुछ सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए। जो थोड़े बहुत रहता था ना सोशल मीडिया ने, जो हमारे बच्चे थे, बेड़ा गर्क हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी साहब, सीनियर एंकर पर्सन मेरे हमरा मौजूद थे, और ख़ास तौर पे जिन्होंने जिन बुराइयों की आज निशानदेही की गई, तो माँ बाप को ही चाहिए कि बच्चों पे नज़र रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें। साथ ही साथ अमजद चौधरी साहब का ये पैगाम है कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, वहाँ पर जाकर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि अपनी नस्ल के फ्यूचर को बचा सकें। और साथ ही साथ जो माशरती बुराइयाँ हैं उन पर हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी इन खराबियों को ख़त्म किया जा सकेगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए कामरान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।